Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is शिवम द्विवेदी and you are watching Economics Easy है। दोस्तों चैप्टर नंबर 18 हमारा चल रहा है जिसका नाम है पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। और आज की क्लास में मैं आपको जो टॉपिक कराने वाला हूँ, वैसे तो एक टॉपिक होगा लेकिन दूसरा भी कवर कर दूंगा क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है। वैसे मेन टॉपिक है हमारा कट मोशन करने का, लेकिन साथ में मैं आपको टाइप्स ऑफ बजट भी करा दूंगा। और कट मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी करें तो आपको पता होगा जो आपका इंडियन पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी के अंदर भी कट मोशन वाला टॉपिक आता है। तो अगर आप लोग वहां भी तैयारी करें तो आपका ये टॉपिक भी साथ के साथ क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कट मोशन क्या है। वैसे इस टॉपिक को अगर आप यहाँ पर देखोगे कट मोशन वाले को, तो ये टॉपिक आपको इस बुक में यहाँ पर मिलेगा, जो हम रमेश सिंह वाली चलाते हैं ना बुक, तो उसमें आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब इस कट मोशन को समझने के लिए पहले आपका बेस बनाना बहुत जरूरी, क्योंकि इसके बिना आपको ये समझ में नहीं आएगा और बच्चों को ना ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, जबकि सबसे इजी टॉपिक अगर हम देखें अपनी पूरी इंडियन इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, चलो पॉलिटी का भी पॉइंट कवर हो जाएगा और इधर इंडियन इकोनॉमी का भी पॉइंट कवर हो जाएगा। मैं आपको बता के चलता हूँ क्या चीज होती है। देखो बेस सुनो ध्यान से। देखो हमने एक चीज पढ़ी कि जो गवर्नमेंट बजट है वो क्या होता है। तो आप बताना एक बार गवर्नमेंट बजट क्या होता है। मैं पूरी चीज का पहले बेस बताऊंगा, उसके बाद फिर इस टॉपिक पर आऊंगा। ठीक है, हमने पढ़ा गवर्नमेंट बजट क्या होता है। ये एस्टिमेटेड डेटा होता है जिसके अंदर हम ये पता लगाता है कि आने वाले समय के अंदर, यानी जो हमारा अगला साल है यानी आने वाला साल है, उसमें हम कितनी हमारी एस्टिमेटेड रिसीट्स होने वाली है, मतलब पैसा कहाँ कहाँ से आएगा। और हम पता लगाते हैं हमारी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स कितनी है, यानी पैसा कहाँ कहाँ जाएगा। उसके बारे में हम पूरा एक डेटा बनाते हैं, शीट बनाते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, गवर्नमेंट बजट का नाम देते हैं। क्लियर है? ये सर बिल्कुल क्लियर है। अब जब हमने गवर्नमेंट बजट अपना बनाया, ठीक है, तो ऐसे नहीं होता कि सरकार ने बनाया बात खत्म होगी, बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसे में क्या होता है कि जब ये बजट होता है तो बजट होता नहीं, पहले ये क्या होता है, एक फाइनेंस बिल बनता है। ध्यान से सुना मेरी बात को। सबसे पहले ये बजट ना बन के क्या बनता है, फाइनेंस बिल बनता है। यानी एक तरह से होता गवर्नमेंट बजट है, बट वो बिल की फॉर्म में होता है। अब इस बिल में क्या होता है, जैसे जब बिल बना रही होती है सरकारें, तो इनमें एक्सपर्ट्स होते हैं। वो एक्सपर्ट क्या करते हैं, जैसे अब ये बनाने का काम किसका है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का है। ये काम किसका है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का है। और याद रखना ये कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, जो कि निर्मला सीतारमण। लेकिन याद रखना मेन काम किसका है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव है फाइनेंस मिनिस्टर, जो ये काम करता है। यानी अगर आपके एग्जाम में एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें अगर ये आ जाए कि जो बजट को मेन पेश करने का काम है वो किसका है, तो आप लिखना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजता है, जो कौन होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वो इस बिल को पेश करता है। यानी मेन काम किसका होता है, प्रेसिडेंट का। आप देखते नहीं कोई भी बिल होता है एक्ट में, तभी का नोट होता है, प्रेसिडेंट उस पर साइन करता है। तो मेन काम क्या है, प्रेसिडेंट का है, बट उसने अपना रिप्रेजेंटेटिव फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू कर रखा है। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा, अब फाइनेंस मिनिस्ट्री तो एक मिनिस्ट्री है, इसके अंदर कई सारी मिनिस्ट्रीज आती हैं, मल्टीपल टाइप की आती होंगी। ठीक है, जैसे राफेल डील है तो उसके लिए अलग मिनिस्ट्री होगी। यानी हर तरह की बहुत सारी अलग अलग टाइप की मिनिस्ट्रीज होंगे। मैं इनको एग्जांपल के नाम पर M1 मिनिस्ट्री 1, मिनिस्ट्री 2, मिनिस्ट्री 3, मिनिस्ट्री 4, मिनिस्ट्री 5, ये मैंने 5 मिनिस्ट्रीज कर दी। वैसे मल्टीपल मिनिस्ट्रीज हैं। अब क्या हुआ, जब फाइनेंस बिल बन रहा था तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये बोला कि जितनी भी छोटी छोटी मिनिस्ट्रीज हैं, आप हमें बताओ कि आपको साल भर में कितने पैसे चाहिए और कितने आपके खर्चे होते हैं। तो इस मिनिस्ट्री ने कहा, मान लो लेट सपोज कि हमारी एजुकेशनल मिनिस्ट्री है, ठीक है, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये बोला कि भाई ऐसा है कि हमें आने वाले साल के अंदर हमारा बजट कम से कम नहीं तो 1 लाख करोड़ का तो होना ही चाहिए। ये किसने बोला, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने। इधर हॉस्पिटल वाली जो मिनिस्ट्री है, जो कि ये सारी की सारी चीजें देखती है, इन्होंने बोला कि हमारा जो बजट है वो 10 लाख करोड़ का होना चाहिए। इसी तरह हर मिनिस्ट्री ने अपनी अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इनको दे दिया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं एक टेक्निकल टर्म की बात करने के लिए जा रहा हूँ। जब भी मिनिस्ट्रीज अपनी रिक्वायरमेंट्स बताती हैं तो एक तरह से मिनिस्ट्रीज भीख मांगती हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से। दोस्तों प्लीज माइंड मत करना, मैं ऐसे वर्ड यूज कर रहा हूँ, बट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। तो मैंने कहा ये मिनिस्ट्रीज इनसे भीख मांगती हैं कटोरा लेकर, और ये बोलती है कि प्लीज हमारे इस कटोरे में पैसा डाल दो ताकि हम अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज को यहाँ पर चला पाए। तो यहाँ पर जो ये भीख मांग रही है, इस भीख को क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, इसको बोलते हैं डिमांड फॉर ग्रांट्स। ये टेक्निकल टर्म है, डिमांड फॉर ग्रांट्स। यानी ग्रांट्स मांग रही हैं कि हमारी मिनिस्ट्रीज में इतना पैसा दे दो, अगर नहीं दिया तो हम अपनी मिनिस्ट्रीज नहीं चला पाएंगे। ऐसी सभी मिनिस्ट्रीज ने इनसे क्या मांगी, डिमांड फॉर ग्रांट्स मांगी। यानी इन्होंने अपना प्रपोजल दिया कि हमें हमारे साल में इतने खर्चे होने और इतनी हमारे रिसीट होनी है, और उसके मुताबिक हमको क्या दे दो, बिल हमें क्या दे दो, फंड्स दे दो। और इसको बोलते हैं डिमांड फॉर ग्रांट्स। तो हर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट डिमांड फॉर ग्रांट्स करती है, किससे, फाइनेंस मिनिस्ट्री से करती है। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इनकी रिक्वायरमेंट को देखा, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करेगी, क्या एजुकेशन को वाकई में इतनी जरूरत है नहीं है, तो याद है जीरो बेस्ड बजटिंग चलाती है। मतलब वो पूरा इंश्योर करेगी क्या रियलिटी के अंदर 1 लाख करोड़ की जरूरत भी है या नहीं है, तो वो जीरो बेस्ड बजटिंग करेगा। मान लो सब कुछ करने के बाद इसने अपना एक बजट प्रिपेयर कर लिया, ये लो
यहाँ पर इसने अपना पूरा एक बजट प्रिपेयर कर लिया। ये लो मैं यहाँ लिखता हूँ गवर्नमेंट बजट, इन्होंने ये बजट जो है वो पूरा प्रिपेयर कर लिया। अब इन्हें प्रिपेयर कर लेने के बाद अब क्या करना होता है, इसको लोकसभा और राज्यसभा में लेकर जाना होता है। याद है पार्लियामेंट के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो देखो ये हमारी पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, ठीक है। एक आपका क्या होता है बताओ, लोकसभा होता है और एक आपका राज्यसभा होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि सबसे पहले जो बिल जाता है वो जाता है लोकसभा के पास, ठीक है। लोकसभा में ये बिल गया। अब बिल में क्या होगा, जब लोकसभा में होगा तो आपको पता होगा इसमें कई टाइप की सीट्स होती हैं। मैं अपने एग्जांपल में इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। एक हमारी होगी जो मेन लीडिंग पार्टी है, ठीक है, जो भी हमारी लीडिंग पार्टी है, जैसे इस टाइम हमारी लीडिंग पार्टी कौन है, बीजेपी है, ठीक है। और एक होगी हमारी अपोजिशन पार्टी, है ना। दो ही टाइप की पार्टीज होंगी, अपोजिशन में हो सकता है दो चार पार्टियां और हो, ठीक है। तो ये दो टाइप की पार्टी होंगी। ऑब्वियस सी बात है जो बजट बनाया गया वो किसके द्वारा बनाया गया हो, लीडिंग पार्टी के द्वारा बनाया गया हो। अब लीडिंग पार्टी ये बोलती है पार्लियामेंट के अंदर कि देखो हमें आने वाले साल के अंदर ये वाला गवर्नमेंट बजट चाहिए, इन चीज के लिए हमने इतना इतना पैसा एलोकेट किया है, अब इस चीज को पास कर दो। जब पास करोगे तभी तो हम प्रेसिडेंट के पास लेकर जाएंगे कि भाई लोकसभा राज्यसभा में दोनों सदनों के अंदर ये पास हो गया। अब अपोजिशन वाले क्या करते हैं, इनके द्वारा जो ये बिल बनाया गया है, ध्यान से सुनना, इनके द्वारा जो बिल बनाया गया उसकी कॉपी अपने पास ले लेते हैं। अब इसमें कौन होते हैं, आपके लाइक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बोलते हैं कि आप हमें इनकी एक एक कॉपी दे दो, हम इस पर पूरा रिसर्च करेंगे और ये देखेंगे कि आपने जो बिल बनाया वो सही बनाया नहीं बनाया, कि भाई देश का पैसा है तो हम बिल्कुल इसमें टांग अड़ाएंगे और हमारा काम भी यही है। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप सब कॉपी ले लो और अपने अच्छे से रिव्यू करके आप हमें बता देना। तो एमपी एमएलए ने पूरा रिव्यू किया तो इनको ऐसा लगा, इनको ये लगा कि बजट के अंदर कुछ अनवांटेड खर्चे ज्यादा जोड़े गए जो नहीं होने चाहिए। इनको क्या लगा अपोजिशन पार्टी को कि आपने गलती से कुछ अनवांटेड खर्चे जो है वो और ज्यादा जोड़ दिए जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश का पैसा है, आप तो ड्रेन कर रहे हो एक तरह से वेल्थ का। तो यहाँ अपोजिशन पार्टी वाले क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूं लोकसभा स्पीकर, ये लोकसभा की जो स्पीकर होती हैं ये उनको जाके सिफारिश करते हैं कि हमें बात रखने का मुद्दा दो, मतलब हमें बात करने के लिए डिबेट पर बुलाया जाए, ठीक है। डिबेट में हम डिस्कस करना चाहते हैं, इस वाले पॉइंट के अंदर इतना खर्चा नहीं होना चाहिए इनके हिसाब से। तो यानी ये जो आपने गवर्नमेंट बिल बनाया है, गवर्नमेंट बिल, गवर्नमेंट बजट नहीं बोला अभी मैं, गवर्नमेंट बिल बोल रहा हूँ, जो बिल आपने बनाया है यानी फाइनेंस बिल आपने जो बनाया है, इसके अंदर इस पॉइंट पर हमें लगता है इतना खर्चा नहीं होना चाहिए, जो भी फिजूल का खर्चा है। तो ऐसे में आप इस खर्चे को रिड्यूस करो, तो ऐसे रिड्यूस नहीं होगा। तो यानी ये रिक्वेस्ट करते हैं लोकसभा स्पीकर से कि इस बजट को क्या कर दो, कट मोशन कर दो। यहां से आपको एक टर्म समझ आएगी, कट मोशन। यानी कट मोशन का मतलब है कि हमें लगता है कि इस बजट के अंदर ये चीजें ऐसी नहीं होनी चाहिए बल्कि जो हम बता रहे हैं ऐसी होनी चाहिए, लेट सपोज। तो उस सेगमेंट को क्या नाम देते हैं, कट मोशन का नाम देता है। क्योंकि देखो हमारी इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, याद रखना, इसमें आप अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते हो। लोगों के द्वारा चुने हुए एमपी एमएलए जो है वो डिसाइड करेंगे कि क्या यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि लोगों को रिप्रेजेंट कौन करे, ये एमपी एमएलए रिप्रेजेंट करे। तो ऐसे में इन्होंने जब बजट को पढ़ा तो इनको लगा ये चीजें कुछ गलत हो रही हैं, तो इसको कुछ क्या करो, अमेंड करो यानी चेंज करो। यानी उन्होंने किसके लिए बोला, कट मोशन के लिए। अब लोकसभा के स्पीकर को अगर लगता है कि हाँ ये कोई अच्छा मुद्दा है, इस पर बातचीत होनी चाहिए, बाकायदा डिबेट होनी चाहिए, तो वो इसको आगे बढ़ाते हैं। अदरवाइज वो अपने लेवल पे उसको वहीं रिजेक्ट कर देते हैं। अगर मान लो ये रिजेक्ट हो जाता है, अब या तो जो कट मोशन है ये लोकसभा स्पीकर के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, है ना, या तो एक्सेप्ट होगा या ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अगर ये रिजेक्ट हो गया तो बात ही खत्म, फिर तो आगे कुछ होगा ही नहीं, फिर तो यानी जो बजट इन्होंने बनाया है वो बिल्कुल सही है, बात आगे बढ़ाओ। अगर एक्सेप्ट कर लिया इसका मतलब उस पर क्या होगी, प्रॉपर डिबेट होगी। क्या होगी, प्रॉपर डिबेट होगी। ध्यान से सुनो इस पूरी कहानी को, आपको इंडियन पॉलिटी की भी पॉइंट क्लियर हो जाएंगे यहाँ से। अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो यहाँ पर अब क्या होगी, पूरी प्रॉपर डिबेट होगी किस चीज को लेकर, जो भी पॉइंट जो अपोजिशन पार्टी के एमपी है उनको जो खराब लगा हुआ उस पर डिबेट होगी। अब जब यहाँ पर डिबेट होगी तो क्या होगा, तीन तरीके के यहाँ पर चीजों को इंपोज किया जाएगा, तीन तरह के कट लगाए जाएंगे। तीन में से कोई भी एक हो सकता है, कहो तीनों ही हो सकते हैं। एक होता है आपका जिसको हम बोलते हैं अपने पास पॉलिसी कट। क्या बोलते हैं, पॉलिसी कट। ध्यान से समझना ये पॉलिसी कट क्या होता है, यही तीन मेन चीज होती है जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, जबकि इसमें कंफ्यूजन वाला पॉइंट है ही नहीं। अगर आपको स्टोरी अच्छे से आती है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पॉलिसी कट, नाम से सुनो, अभी इसको समझो मत, नाम से पढ़ो, पॉलिसी कट, पॉलिसी को छोड़ दो, पॉलिसी कट, पॉलिसी को छोड़ दो। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। यहां पर कहा जाता है अपोजिशन पार्टी के द्वारा कि जो आपने पॉलिसी बनाई है ना, इसको हटाओ।
हम नहीं चाहते ये पॉलिसी भारत के अंदर आए। क्यों? क्योंकि ये हमें लगता है कि इन पॉइंट पर ये चीजें खराब कर सकता है, तो बाकायदा डिबेट होगी उस चीज पे, तो यानी वो पॉलिसी को लेकर डिसअप्रूव करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, लेट सपोज कि अभी यहाँ पर बोला गया कि हम जो हमारे देश, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, इसमें ज्यादा भावुकता में मत बजाना सर आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पर मान लो एक बजट में बोला कि हम माइनॉरिटीज के लिए आने वाले समय के अंदर 20,000 करोड़ रुपए का फंड एलोकेट करेंगे, जिसमें हम माइनॉरिटीज को क्या करेंगे, ऊपर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और कितना फंड है, 20,000 करोड़ का। अब अपोजिशन पार्टी के एमपी एमएलए ये बोलते हैं कि अगर इस टाइप का कोई भी बिल आता है या कोई भी फंड आता है तो पहली बात तो पैसा वेस्ट हो रहा है, दूसरी बात आज की डेट में हर बंदा इक्वल है, तो हम क्यों माइनॉरिटीज के लिए अलग से फंड बना रहे हैं, जब हमने हर चीज में कोटा सिस्टम लगा रखा है, उनको बराबरी का मौका दिया है, तो ये फंड बनाने की जरूरत नहीं है। और पॉइंट देखो बिल्कुल सही है। तो अपोजिशन पार्टी ने कहा कि माइनॉरिटी फंड का तो मुद्दा ही नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा इस फंड को बिल्कुल खत्म करो, यानी इस फंड में जो एलोकेट किए गए रुपए, इनको हम 1 रुपए तक डिक्रीज कर सकते हैं, 1 रुपए तक। यानी कि पॉलिसी कट के अंदर अगर मान लो 20,000 करोड़ के फंड को वो 1 रुपए के बराबर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि 1 रुपए का फंड बना लो, तो ऑब्वियस सी बात है वो पॉलिसी रही नहीं, सिर्फ नाम की रहेगी। मतलब आपने बनाई पॉलिसी, देखो हमने हटने नहीं दी, आप बनाओ पॉलिसी बिल्कुल, किस चीज के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, लेकिन फंड कितना रखो, 1 रुपए। यानी कोई भी ऐसा पॉलिसी जिसके लिए हम उसके फंड के अमाउंट को रिड्यूस कर सकते हैं 1 रुपए तक, यहां पर लिख रहा हूं 2 रुपीज 1, यानी इतना हम रिड्यूस कर सकते हैं। चलो यहां लिख भी देता हूं, टू रिड्यूस 2 रुपीज 1, अगर हम इतना कम कर सकते हैं, अल्टीमेटली पॉलिसी ही हटा दो फिर तो आप, तो इसको बोलते हैं हम पॉलिसी कट। क्या बोलते हैं, पॉलिसी कट। दूसरा होता है जिसका नाम होता है टोकन कट। क्या होता है, टोकन कट। दोस्तों बता दूं, टोकन कट तो सिर्फ एक नाम का ही होता है, ऐसा करता कोई नहीं है, ठीक है, करना चाहे कर सकते हैं क्योंकि संविधान में ये चीजें लिखी हुई हैं। सर एक बात तो आपने अभी बोला संविधान में लिखी हुई है, तो गवर्नमेंट बजट भारत के कौन से संविधान के आर्टिकल के थ्रू पेश किया जाता है? चलो ये आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा, सर हम कब पूछे, तो आप ही बता रहे हो। अरे मैं जानता हूं तुम लोग पूछना चाह रहे हो। ध्यान देना, गवर्नमेंट बजट हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 112 के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। जब हम बजट को पेश करते हैं तो आर्टिकल 112 जो है हमारा भारत का संविधान ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हम गवर्नमेंट बजट को यहाँ पर पेश करते हैं। चलो बातों बातों में आपने एक नई चीज और यहाँ पर जान ली, ठीक है। चलो अब टोकन कट की बात करते हैं। टोकन कट का मतलब क्या होता है कि मान लो, अब सेम एग्जांपल देता हूँ, अगर मान लो वो चाहे तो पॉलिसीज को खत्म करवा सकते हैं। उनके पास एक और तरीका है, जैसे यहाँ पर माइनॉरिटी को लेकर फंड बनाएगा ना, कि माइनॉरिटी को बढ़ावा देने के लिए हम 20,000 करोड़ का फंड। अब अपोजिशन पार्टी ये काम और कर सकती है, पॉलिसी कट अगर यूज ना करना चाहे तो वो टोकन कट यूज कर सकती है। टोकन कट में ये बोला गया कि किसी भी स्पेसिफिक पॉलिसी पर आप उसके अमाउंट को, जो अमाउंट है उसको रिड्यूस कर सकते हो, रिड्यूस बाय ₹100। सर ये बाय ₹100 मतलब 100 रुपए से कम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों। अच्छा, टू और बाय में फर्क होता है। टू का मतलब है रिड्यूस इतने तक कर सकते हैं, और बाय का मतलब है इतने से रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब 20,000 करोड़ में 100 रुपए कम कर दो बस, बाकी आप कर लो, बिल्कुल सही है। तो सर 100 रुपए के लिए कौन रोएगा कि 100 रुपए कम कर लो, कर सकते हैं, मतलब हमारे आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है, बाकी आप नहीं करना चाहते वो बात अलग है। तो टोकन कट का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई गवर्नमेंट बजट में आपको फंड पसंद नहीं आए तो आप उसको 100 रुपए तक माइनस कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड बी अ टोकन कट, ठीक है। अब इसके बाद हमारे यहाँ पर आता है इकोनॉमी कट। क्या आता है, इकोनॉमी कट। ये फिर भी अच्छी चीज है। इकोनॉमी कट अगर हम देखें ना तो ये होता भी है रियलिटी के अंदर, पॉलिसी कट भी होता है, इकोनॉमी कट भी होता है, ज्यादातर ये होता है। इकोनॉमी कट के अंदर क्या होता है कि यहाँ ये बोला जाता है कि जैसे आपने ये माइनॉरिटी को लेकर जो 20,000 करोड़ का फंड बनाया, हमें लगता है कि चलो आपने जो किया वो सही किया, लेकिन एकदम से 20,000 करोड़ रुपए दे देने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप उनको ये जता रहे हो कि आप रियलिटी में बहुत लाचार हो। अगर इतना बड़ा फंड बनाओ तो उन्हें क्या लगे कि भाई हाँ वाकई में हम बहुत लाचार है, देख लो गवर्नमेंट ने तभी तो 20,000 करोड़ हमारे लिए अलॉट किए। आप एक काम करो, इस 20,000 को एलोकेट ना करके आप इसका फंड सिर्फ और सिर्फ 1,000 करोड़ करो। अगर लगेगा कि हाँ 1,000 करोड़ से फायदा पहुंचा तो अगले साल हम इसको 20,000 करोड़ कर दें, लेकिन अभी इस साल के लिए इनिशियल लेवल पे आप इसको सिर्फ 1,000 करोड़ करो। ये अपोजिशन पार्टी वाले बोल रहे हैं। यानी इन्होंने पॉलिसीज के लिए कोई पॉलिसी कट नहीं रखी, टोकन कट नहीं रखा, इन्होंने कहा इसके अमाउंट को प्रेस्क्राइबली 50%, 20%, 80% क्या कर दो, कम कर दो। दैट इज कॉल्ड बी इकोनॉमी कट, दैट इज कॉल्ड बी इकोनॉमी कट। लेकिन याद रखना स्ट्रॉन्ग रीजन आपको देने पड़ेंगे, ऐसे नहीं कि आपने बोल दिया और हो गया। अच्छा याद रखना, अगर सरकारों में टोकन कट होता है तो कोई बात नहीं,
इकोनॉमी कट होता है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी सरकार में पॉलिसी कट हो गया और मान लो अपोजिशन लीडर ने ये प्रूफ कर दिया कि भाई आपने जो ये काम किया ये बिल्कुल गलत किया, इसको 1 रुपए तक कर दो, तो यार ना ऐसे में सरकारें पलट भी जाती हैं। जैसे मान लो अभी बीजेपी हमारी रूलिंग पार्टी है, अगर मान लो बीजेपी के राज के अंदर अभी मेजोरिटी है, फिर भी अगर पॉलिसी कट हो जाता है यानी उसकी पॉलिसी बनाई हुई अपोजिशन वाले भी प्रूफ कर देंगे गलत है, तो ना बीजेपी सरकार गिर सकती है पूरी तरीके से। इसीलिए पॉलिसी कट होना एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन होती है किसी भी सरकार के लिए, क्योंकि सरकार इसमें पलट जाती है। क्योंकि जब सरकार ये माना जाता है कि सरकार जो है इतना मेजोरिटी और रूलिंग में होने के बावजूद भी इस बिल को पास नहीं करवा पाई और फेल हो गई, तो इट मींस इनकी जो पॉलिसी एग्जीक्यूशन पावर है वो बहुत ज्यादा खराब है और ऐसे में एक बहुत नेगेटिव इंपैक्ट जाता है। और यहाँ पर अपोजिशन पार्टी वाले इस चीज का क्या उठा लेते हैं, बेनिफिट उठा लेते हैं। अब मेरी बात को समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये 3 टाइप के कट होते हैं, कौन कौन से, पॉलिसी कट, टोकन कट और इकोनॉमी कट। बोलो क्लियर हुआ, यहाँ तक की बात समझ आई है। यही चीज मुझे आज आपको पढ़ानी है। जो कट मोशन था ना, ये देखो ये कट मोशन है, तो कट मोशन के अंदर मुझे आपको एक तो कट मोशन के बारे में बताने की, कट मोशन क्या होता है बुक से अभी पढ़ाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा पॉलिसी कट क्या होता है, टोकन कट क्या होता है और इकोनॉमी कट। वैसे आपको बता चुका हूँ, समझ आया आपको? अरे पॉइंट क्लियर है नहीं क्लियर है? चलो अब इसी चीज को जरा बुक से पढ़ते हैं। देखो अब अगर हम बुक से पढ़ेंगे तो हमें प्रॉपर क्लियर होगा, क्योंकि अब हमने इसके एग्जांपल अच्छे से पढ़ लिए। देखो बुक से पढ़ते हैं। कट मोशन क्या लिखा हुआ है, कट मोशन जो है वो किन इकोनॉमी के अंदर होता है जिसमें डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक सरकार होती है। अगर हम ये कहें चाइना के अंदर ऐसा होता होगा, अमेरिका के अंदर ऐसा होता होगा, तो नहीं होता। ये भारत के अंदर होता है क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, कट मोशन के अंदर जो पार्लियामेंट्री हाउस होता है यानी लोकसभा और राज्यसभा होता है, इसमें जो अपोजिशन पार्टी में जो लोग बैठे होते हैं फ्लोर पर, वो लोग क्या करते हैं, मेंबर ऑफ हाउस मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात चल रहे हैं, वो क्या करते हैं सभी की प्रेजेंस में ये अपोजिशन करते हैं कि हमें लगता है इस बजट के अंदर ये चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, तो इस चीज को उठाते हुए वो काउंटर करते हैं। और ये काउंटर करने के लिए यहाँ पर डिस्कशन होता है। और ये काउंटर किन चीजों पर होता है, ध्यान देना, देयर आर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बाय विच द पार्लियामेंट स्टार्ट डिस्कशन। हमारे भारत के संविधान में कई टाइप के प्रोविजन दे रखे हैं जहां पर आप काउंटर करते हुए इन चीजों पर डिबेट कर सकते हो, जिसमें आप रिड्यूस करवा सकते हो ग्रांट्स को, डिमांड फॉर ग्रांट्स। मैंने अभी ये पॉइंट रिपीट किया, बोला था। डिमांड फॉर ग्रांट का मतलब क्या होता है, कटोरा लेके छोटी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास जाके फंड को मांगती है, उसको बोलते हैं क्या, डिमांड फॉर ग्रांट्स, ठीक है। अब इसमें 3 टाइप के कट होते हैं। देखो सबसे पहले मैंने आपको कराया था पॉलिसी कट के बारे में। देखो इन्होंने राइटर ने क्या किया ना, पॉलिसी कट को थोड़ा बड़ा करके बोल दिया डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट। लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसी कट या पॉलिसी कट एक ही चीज होता है। इसमें क्या बोला गया, इस मोशन के अंदर आप क्या करते हो, डिमांड को रिड्यूस कर देते हो 1 रुपए तक, यानी एक तरह से आपने पॉलिसी खत्म कर दी। अब याद है मैंने ये बोला था आपको कि देखो ये 20,000 करोड़ है, इसको 1 रुपए कर दो, यानी एक तरह से पॉलिसी हटा दो, दैट इज कॉल्ड बी अ पॉलिसी कट। बोलो क्लियर हुआ? ये सर बिल्कुल क्लियर हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि आप बिल्कुल डिसअप्रूवल दे रहे हो जो भी उन्होंने पॉलिसी बनाई है, और ऐसी चीजें बहुत खतरनाक होती है, सरकारें पलट जाती हैं पूरी तरह से। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था टोकन कट। टोकन कट में क्या होता है, साफ साफ लिखा हुआ है, इसके अंदर ये एक ऐसा मोशन होता है जहां पर आप रिड्यूस कर सकते हो 100 रुपए से, यानी जितना भी फंड है उसको सिर्फ 100 रुपए से कम कर सकते हो, उससे ज्यादा कम आप नहीं कर सकते हो। इसको क्या बोलते हैं अपने पास, टोकन कट बोलते हैं। अच्छा इकोनॉमी कट क्या होता है, ये ऐसा कट होता है जिसमें आप उस चीज को अपने हिसाब से एक स्पेसिफिक अमाउंट तक क्या कर सकते हो, रिड्यूस, लेकिन इसमें कोई लिमिट नहीं होती। आप 50% भी कम कर सकते हो, 20% भी, 30% भी, 40%, 50%, अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन आप इसको कितना भी कट कर सकते हो। इसको बोलते हैं इकोनॉमी कट। सो आई होप गाइस कि आपको टोकन कट, इकोनॉमी कट और पॉलिसी कट ये तीनों चीज समझ आ गई होंगी बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपने एग्जांपल अच्छे समझ लिया तो बुक में लिखी हुई बात आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगी। तो बोलो कट मोशन क्लियर हो गया। चलो कट मोशन का टॉपिक हमारा खत्म होता है। इसके बाद हम आता है टाइप्स ऑफ बजट पे। देखो टाइप्स ऑफ बजट में एक होता है हमारा गोल्डन रूल, एक होता है बैलेंस बजट, एक होता है जेंडर बजट। क्या होती है चीजें, देखो गोल्डन रूल का सीधा सा मतलब होता है, आप जानते हो हमारे यहाँ पर 2 टाइप के एक्सपेंडिचर्स होते हैं गवर्नमेंट बजट के अंदर। एक आपका होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मैं आपको पीछे कई बार बता भी चुका हूँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, और एक आपका होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलो आप मुझे कमेंट करके वीडियो को पॉज करके अभी जस्ट के जस्ट बताओ कि किस टाइप का एक्सपेंडिचर करना इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, बताओ। वेरी गुड, आपने सही कहा कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर से जो एसेट्स होते हैं ना भारत सरकार के, वो क्या होने लगते हैं, क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। जैसे अभी आप जानते हैं कि हमने जापान के साथ एक एग्रीमेंट किया हुआ है कि आप अहमदाबाद से लेकर गुजरात तक क्या चलाओ, बुलेट ट्रेन चलाओ। अब बुलेट ट्रेन के लिए उन्होंने खूब पैसा लगाया, यानी जो वो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करें, जिससे भारत के एसेट्स क्रिएट होंगे, और इसकी वजह से गवर्नमेंट की जो इनकम है वो क्या होने लगी, बढ़ने लगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट ज्यादा से
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेगी। तो इससे क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से गवर्नमेंट के कोई एसेट्स क्रिएट नहीं होंगे, ना तो कह दो कि ना तो इससे एसेट्स कोई क्रिएट होंगे और ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस होगी। तो ऐसे खर्चे करके क्या फायदा। इसीलिए कहता है एक इकोनॉमी के अंदर अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा करें और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करें तो वो एक अच्छा बजट मानता है, और इसी को हम बोलते हैं गोल्डन बजट। यानी सर गोल्डन बजट का मतलब ये होता है कि जहां पर जिस इकोनॉमी के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा हो और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम हो रहा हो, उस बजट को क्या नाम देते हैं, गोल्डन बजट का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, गोल्डन बजट। देखो क्या लिखा हुआ है, द प्रपोर्शन दैट अ गवर्नमेंट शुड बोरो ओनली टू इन्वेस्ट इन कैपिटल एक्सपेंडिचर इन इंडिया। वो किस में इन्वेस्ट करती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, एंड नॉट टू फाइनेंस करंट स्पेंडिंग। यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कम खर्च करती है, कह लो करती ही नहीं है, सारा खर्चा किसमें करती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में करती है, और उसी हम क्या बोलते हैं, गोल्डन बजट बोलते हैं। और मैं आपको समझाते हुए आ रहा था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और जो हमारी आईएमएफ है वो साफ साफ बोलती है कि किसी भी इकोनॉमी को अगर हमें ऊपर बढ़ाना है तो वो अपने जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उनको कम करे और कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाए। आपको याद होगा पीछे की क्लासेस में मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। अब बात करते हैं बैलेंस बजट की। नाम से पता चला बैलेंस, इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो जस्ट बराबर हो जाते हैं गवर्नमेंट के रिसीट के, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड बजट। तो सबसे लिखा है, अ बजट इज सेड टू बी अ बैलेंस्ड बजट when the total public sector spending is equal to the government income। जो भी गवर्नमेंट ने खर्चे किए हैं वो गवर्नमेंट की रिसीट के बराबर हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस बजट बोलते हैं। चलो भाई बहुत बढ़िया। इसके बाद बात करते हैं जेंडर बजट की। जेंडर बजट एक ऐसा बजट होता है जिसमें हम बजट तो बनाते हैं लेकिन उसके अंदर हम क्या करते हैं, सेक्स रेशियो को इंक्लूड करते हैं। सेक्स का मतलब ये होता है कि जैसे मेल और आपका फीमेल और आपके ट्राइजेंडर्स यानी जिनको हम अदर्स बोलते हैं, इस टाइप का अगर हम कोई बजट बनाते हैं जिसमें हम मेल की काउंटिंग, फीमेल की काउंटिंग और अदर्स की काउंटिंग करते हैं और साथ के साथ इनकी जो कास्ट होती है उनकी भी काउंटिंग करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जेंडर बजट। इसकी शुरुआत हमारे यहाँ पर यूनियन बजट सन 2006 से 7 में हुई थी, जिसके बाद ये दोबारा हमने कभी करने की कोशिश नहीं की, बिकॉज जेंडर बजट से कोई खासा फायदा हमें नहीं मिलता। वैसे मेल फीमेल का रेशियो निकाला जाता है बट ये बजट के थ्रू ना निकाल के हम सेंसेक्स के थ्रू, यहाँ पर सेंसस के थ्रू निकाल देते हैं। क्लियर हो रहा है। तो ये 3 टाइप के बजट थे, छोटा सा टॉपिक था इसलिए मैं इसको ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास का जो मैंने आपको बोला था टारगेट करने के लिए, वो हम टारगेट अपना अचीव कर चुके हैं। एक बार उसको टिक कर देते हैं जिससे हमें पता चले कि हाँ भाई ये काम हमारा हो गया। तो टाइप्स ऑफ बजट हो गया और कट मोशन, मेन तो था कट मोशन क्योंकि आपकी इंडियन पॉलिटी के अंदर भी पॉइंट आता है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों आज की क्लास के लिए इतने रखते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ के साथ हमारा दूसरा चैनल इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स भी देखते रहना, जिस पर हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो वीडियोस होती हैं, चाहे वो हिंदू न्यूज़पेपर हो या कोई भी करंट अफेयर हो, वो हम वहां पर अपलोड करते रहते हैं। हमारी चैनल है, बिल्कुल आप डेफिनेटली उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। So guys, that's all about this video lecture series. So guys, if you like the video, give a big thumbs up and subscribe the channel and press the bell icon so that you notify all the time when I post new video on this YouTube channel. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।